राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डाके पीवाईक्यू सीरीज में ग्रीडी एंड डायनामिक एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व किए थे एंड डिस्कस किए थे, ठीक है। तो उसके कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट्स रहता था, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। उसमें हमारे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, थ्योरी भी आएगी, डायरेक्ट फॉर्मूला से रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस करेंगे। तो वो जो मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी वो उसमें रहेंगे। तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारा यूजीसी नेट से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे। खासकर पीवाईक्यूज क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार तो सेम रिपीट हो जाते हैं, डायरेक्ट एज इट इज सेम वैल्यू होती है, सेम एल्गोरिथम्स हो जाते हैं, फ्री के 2 नंबर मिल जाते हैं अगर हमने पीवाईक्यू सीरीज की होती है। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आज की वीडियो एक तरह से डाटा स्ट्रक्चर के शॉर्ट नोट्स की तरह रहेगी। इसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, मोस्टली डिफरेंसेस रहेंगे, टेबल्स रहेंगी जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अगर हमने उन टेबल्स को लर्न कर लिया ना, तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे देखने को। हम कैसे सिर्फ उन टेबल्स को लर्न करके हमारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं यूजीसी नेट के अंदर। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक कोई वीडियो देखी हो चाहे ना देखी हो, इस वीडियो को जरूर कंप्लीट देख लेना। इसको अगर एक वीडियो को भी देख लोगे ना आप, तो डाके पीवाईक्यू सीरीज के क्वेश्चंस मोस्टली सॉल्व हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो आएंगे जितने भी क्वेश्चंस, वो तो सारे के सारे इसी से रिलेटेड रहेंगे। इस वीडियो में जितने भी फॉर्मूलेज हैं, टेबल्स हैं, डिफरेंसेस मैं भी डिस्कस करूंगी आगे आगे। तो एक तरह से ये भी बोल सकते हो कि ये वीडियो पूरी डाटा स्ट्रक्चर का एक शॉर्ट नोट्स की तरह है, ठीक है। टू दी पॉइंट्स चीजें मेंशन है इसमें, हर एक लाइन में एक लाइन के साथ एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पीवाईक्यूज में भी और आने वाले टाइम में पेपर में भी हमें देखने को मिलेंगी। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे इस वीडियो में, सारी की सारी टेबल्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ठीक है। एक तरह से पूरे के पूरे डाटा स्ट्रक्चर को कवर अप करने की कोशिश की गई है, ताकि कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कर सकें। स्मार्ट हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, ताकि हम क्वालिफाई कर सके अपने एग्जाम्स को, और वो 0.6% JRF की लिस्ट में हमारा नाम आ सके। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और जो पुराने बच्चे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया मेरे चैनल को, उनसे भी रिक्वेस्ट है, आपका एक सब्सक्राइब और लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है, ताकि और ज़्यादा वीडियो बना सकूं और यूजीसी नेट से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के साथ, और साथ साथ हम करेंगे इनकी डीप में डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the followings are true for a complete binary tree? सबसे पहले तो इन्होंने ना कुछ कंडीशंस दे रखी है, हमें ये फाइंड आउट करने की ट्रू क्या क्या है इनमें से, किसके लिए, कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए। हमने जब फर्स्ट वीडियो की थी डाके पीवाईक्यू सीरीज की, तो उसमें मैंने बताया था कि ट्री के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं बाइनरी ट्री के टाइप्स को, ठीक है। जैसे फुल बाइनरी ट्री होता है, परफेक्ट बाइनरी ट्री होता है, और एक कंप्लीट बाइनरी ट्री। ओके, तो ये होते हैं हमारे 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स, जिनमें हमें सबसे ज्यादा क्या होती है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इनमें माइनर माइनर सी डिफरेंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है कि फुल बाइनरी ट्री क्या होता है हमारा। फुल बाइनरी ट्री वो होता है हमारा जिसमें या तो हमारे एग्जैक्ट 0 चाइल्ड होंगे या फिर एग्जैक्ट 2 चाइल्ड होंगे। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा फुल बाइनरी ट्री होगा, ठीक है। वहीं अगर हम परफेक्ट बाइनरी ट्री की बात करें, तो इसमें हमारे इंटरनल नोड्स के एग्जैक्ट 2 चाइल्ड्स होते हैं, और लीफ नोड भी कौन से, सेम लेवल पे होते हैं।
फुल बाइनरी ट्री में ये कोई ऑप्शन नहीं होता कि जो उसकी लीफ नोड है ना वो सेम लेवल पे रहे, नहीं, इसमें जो लेवल्स है लीफ नोड्स के वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो परफेक्ट और फुल बाइनरी ट्री में यही डिफरेंस होता है। और परफेक्ट बाइनरी ट्री के चाइल्ड दो होंगे, इसके जीरो नहीं हो सकते, लेकिन फुल बाइनरी ट्री के क्या होते हैं, या तो एग्जैक्ट जीरो चाइल्ड हो सकते हैं या फिर एग्जैक्ट टू चाइल्ड्स हो सकते हैं। ये हमारा रहेगा इन दोनों का डिफरेंस, और या कह सकते हैं इन दोनों की डेफिनेशन भी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में होती है कि जो लास्ट लेवल होता है ना हमारा, उसमें एग्जैक्ट टू चिल्ड्रन होने चाहिए, और लेफ्ट अगर एक भी एक्स्ट्रा नोड है तो वो लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए पहले, राइट साइड पे नहीं मिलेगी हमें, वो हमारा होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। तो इनका बेसिक डिफरेंस छोटी छोटी चीजों का यही होता है कि फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है हमारा, और कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। एक और मेन पॉइंट क्या है इसका, कि परफेक्ट और कंप्लीट बाइनरी ट्री में ये होता है कि सारे के सारे परफेक्ट बाइनरी ट्री होते हैं ना जितने भी, वो सारे के सारे कंप्लीट बाइनरी ट्री होते हैं, लेकिन हर एक कंप्लीट ट्री परफेक्ट बाइनरी ट्री हो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री में हमारे किसी भी नोड के इंटरनल नोड का एक लेफ्ट चाइल्ड हो सकता है, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। लेकिन परफेक्ट बाइनरी ट्री में ये कंडीशन नहीं होती, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट टू चाइल्ड होने चाहिए, ठीक है। और जो चाइल्ड्स होते हैं हमारे इंटरनल लीफ नोड्स के, वो किस पे होने चाहिए, सेम लेवल पे होने चाहिए। देखो जैसे इसका लेवल क्या है, सेम है, अब यहाँ पे तो 3 है, इनके तो चाइल्ड्स है ही नहीं, ठीक है, और एग्जैक्टली 2 होने चाहिए, और इसका कितना है, सिर्फ एक ही चाइल्ड है। तो इसलिए सारे के सारे परफेक्ट बाइनरी ट्री तो कंप्लीट बाइनरी ट्री होते हैं, लेकिन हर एक कंप्लीट बाइनरी ट्री परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं होता। उसके बाद ये कुछ आ जाते हैं पैथोलॉजिकल ट्री, लेफ्ट स्क्यू या फिर राइट स्क्यू। तो ये सारे मतलब ये एक रूट नोड से स्टार्ट होके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जिगजैग टाइप, ठीक है। सॉरी। और लेफ्ट स्क्यूड जो हमारे सारे लेफ्ट के साइड जाते हैं, और राइट स्क्यूड हमारे जो सारे राइट की साइड जाते हैं। तो ये हमारा था टाइप्स ऑफ ट्रीज के बारे में एक ओवरव्यू। अब उसने पूछा है कि फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में। तो अब देखो, इसने बोला है कि इट हैज ऑलवेज ओड नंबर ऑफ वर्टिसेस। क्या ये सही है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। विद आई इंटरनल वर्टिसेस इट हैज आई प्लस 1 लीव्स, एंड विद L leaves it has 1 minus 1 vertices, and with 2n minus 1 vertices it has n leaves. तो इसका ऑप्शन आएगा ए और डी। ओड नंबर ऑफ वर्टिसेस क्यों आएंगे, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आए कंप्लीट बाइनरी ट्री में हमेशा लेफ्ट साइड में एक चाइल्ड भी हो सकता है, और इसका लेवल सेम हो ये कोई कंपल्शन नहीं है, तो इसलिए हमेशा इसमें कितने रहेंगे, ओड नंबर ऑफ वर्टिसेस रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू हो गया। उसके बाद विद 2n minus 1 vertices it has n leaves, तो ये बिल्कुल सही है, इसका फॉर्मूला है कंप्लीट बाइनरी ट्री का, ये कंडीशन भी इसकी ट्रू होगी, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए एंड डी। आप सभी एक बार खुद से फिर से पढ़ के देख लो, इजीली समझ में आ जाएगा, बस बेसिक सा डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। बट ये बात जरूर याद रखना, ये क्वेश्चंस पूछ सकता है कि परफेक्ट बाइनरी ट्री सारे के सारे कंप्लीट बाइनरी ट्री होते हैं, बट कंप्लीट बाइनरी ट्री परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं हो सकते। ओके, तो यहाँ से हमारा ट्री का कंसेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हमारे आते हैं कुछ फॉर्मूलेज। ये समझ लो कि ये वाले ना डायरेक्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लिखे हुए हैं, एज इट इज पेपर में देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस के अंदर। यही पूछ लेता है कि नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी ट्रीज पॉसिबल विद एन अनलेबल्ड नोड्स इज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा होगा, और ऑप्शंस में हमें गिवन होगा 2nCn डिवाइड बाय n प्लस 1, ये जो फॉर्मूलेज मेंशन है इसके सामने, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसमें गलती मत करना, ये टेबल आपके सामने जो दिख रही है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, और इनको जरूर रिवाइज करके जाना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर हमारे पास अनलेबल्ड नोड्स की आ जाती है, ठीक है, देखो अगर हमारे पास अनलेबल्ड नोड्स आ जाती है तो हमारा फॉर्मूला रहेगा 2nCn
Cn की पावर 2n डिवाइड बाई n प्लस 1, ठीक है। और अगर हमारे पास लेबल नोड आ जाती है तो इसके साथ में सिर्फ n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये हमारा डिफरेंस है, सारी की सारी चीजें सेम है और कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई में n फैक्टोरियल आ जाएगा। n की वैल्यू गिवन भी हो सकती है या फिर इसको सोल्व करने के लिए भी बोल सकते हैं, तो इसको भी याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन में जरूरी नहीं है फॉर्मूला ही पूछो, कई बार वैल्यू देके भी बोल देता है कि इसको फाइंड आउट करके दिखाओ। उसके बाद बोला है मिनिमम नंबर, हमें मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है ऑफ ए बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h। उसने हाइट क्या दे दी, गिवन। मिनिमम में आता है हमारा h+1, वही अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो 2h+1 -1, ठीक है। 2 की पावर h+1 माइनस में 1। और अगर मिनिमम हमसे क्या पूछी जाए, हाइट पूछी जाए, मिनिमम हाइट क्या होगी बाइनरी ट्री की, n इफ n नोड्स आर देयर। हमें मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करनी थी तो h+1 है, ठीक है। हाइट गिवन थी हमें h। अब उसने बोला हमें हाइट फाइंड आउट करनी है कि मिनिमम हाइट क्या होगी अगर हमें n नोड्स गिवन होगी, तो उसका फॉर्मूला आएगा log ऑफ 2 n+1 माइनस में 1, ठीक है। हाइट h गिवन है तो h+1 हो जाएगा और नोड n गिवन है तो n+1 माइनस 1 log ऑफ 2। उसके बाद मैक्सिमम हाइट पूछी हो तो n-1 आ जाएगा। याद रखना इन फॉर्मूलाज को, डायरेक्ट मिलेंगे तुम्हें देखने को। अब मैं आगे क्वेश्चंस में भी दिखा दूंगी, पीवाईक्यूज में भी पहले बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। सॉरी। अब उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड्स। अब टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड्स निकालने अगर हमें बाइनरी ट्री में, तो इसका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ नोड्स विद 2 चिल्ड्रन, जिनके दो दो चिल्ड्रन है वो नोड्स आ जाएंगी प्लस में 1, ये हमारा इसका आ जाता है। अब उसने बोला है कि नोड n एरे स्ट्रिक्टली ट्री, मतलब कोई भी n एरे की वैल्यू गिवन है तो उसका आएगा n इंटू में l प्लस में 1। इस क्वेश्चन पे हम फर्स्ट वीडियो जब हमने की थी पीवाईक्यू सीरीज में बहुत क्वेश्चन करके आए हैं। आई हमारी इंटरनल नोड हो जाएगी, ठीक है। एल यहाँ पे लीफ नोड है और n तो हमारी नोड्स होती ही है, ठीक है, जो हमें गिवन होती है। तो n l ये वाला क्वेश्चन हम करके आए हैं बहुत बार, n इंटू में l प्लस में 1, सॉरी i प्लस में 1। ये इसके क्वेश्चन भी सोल्व करके आए हम फर्स्ट वाले में, तो वो हमारा क्या था, n स्ट्रिक्टली ट्री, मतलब हमें n एरे का कोई भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर वाला ट्री गिवन है तो उसे हमें फाइंड आउट करना हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट एनी लेवल, किसी भी लेवल पे निकालने के लिए बोल दे, जैसे 1 पे 2 पे 5 पे 6 पे कितनी भी हो सकती है। बहुत बड़े वाले होंगे तो हम उनको एक एक को कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, तो उसका फॉर्मूला लग जाएगा 2l। ये l है यहाँ पे, लेवल l कोई भी मेंशन हो सकता है, 4 6 8, तो उसकी 2 की पावर चढ़ा देंगे उसको तो हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन मैक्सिमम में आएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना इन छोटी छोटी चीजों को। उसके बाद बोला नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बाइनरी सर्च ट्री विद n डिस्टिंक्ट कीज। अगर हमें n डिस्टिंक्ट कीज गिवन है तब हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, तो ये भी सेम ही है हमारा अनलेबल नोड्स वाला, ठीक है। तो इन फॉर्मूलेस को प्लीज थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इनमें से, ओके सब। उसके बाद हमारा आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पढ़िए क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। इसमें पूछा है कि लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स इज 1। सबसे पहले तो स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है, हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है ना, ठीक है, उसमें डायगोनली नॉन जीरो एलिमेंट्स और जीरो एलिमेंट्स होते हैं ना, ऊपर नीचे अबव और बिलो, तो वो हमारी होती है स्पार्स मैट्रिक्स हो जाती है। तो अब उसने लोअर ट्रायंगुलर पूछा हुआ है तो अपने आप ही पता चल रहा है कि जो हमारी डायगोनल होगा ना उसके नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स है नॉन जीरो होने चाहिए हमारे, तो वो हमारा आ जाएगा लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स। इसमें गिवन है थर्ड ऑप्शन में, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3, इन विच ऑल दी नॉन जीरो एलिमेंट्स लाई बिलो लीडिंग डायगोनल। देखो मैं बना के भी दिखा देती हूँ, कोई बच्चों को समझ नहीं आएगा। ये हमारी जैसे मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 3 की लगा लो, टाइम तो बहुत हो जाता है। तो मैं इसको अगर ऐसे ऐसे कर दूं, ये 0 0 ये 0 0, ये भी 0 आएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है 1 2
3 मतलब नॉन जीरो एलिमेंट कुछ भी होना चाहिए। तो ये हो गया ना, ये हमारा एक डायगोनल बन गया ऐसे। इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, नॉन डायगोनल। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया, इसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा लीडिंग बिलो डायगोनल। तो अब इसमें देखो सारी चीजों का एक्सप्लेन भी कर रखा है। सिंपल स्पार्स मैट्रिक्स हमारी होती है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, ठीक है। उसमें लोअर वाली पूछी है तो बिलो दी डायगोनल जितने भी सारे होंगे वो हमारा लोअर ट्रायंगुलर हो जाएगी, और अगर वो अपर वाला पूछा हो तो अपर वाले सारे नॉन एलिमेंट्स नॉन जीरो हो जाएगी, तो वो हमारी वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्पार्स मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये सारी चीज हम स्पार्स मैट्रिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो उसके बाद अब उन्होंने पूछा है कि दी हाइट ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री फॉर द वर्ड्स बनाना पीच एप्पल पियर, हाइट पूछी है अब इन्होंने, ठीक है। उन्होंने बोला है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हमें यूज करना। तो सबसे पहले हम ट्री बनाएंगे, जैसे बनाना, ये बना ही हुआ है यार, देख लो, ड्राइंग अच्छी नहीं आती इसमें, ठीक है। सॉरी, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर देते हैं। बनाना है, ठीक है, बी से स्टार्ट हो रहा है। बी के बाद पी किस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, मतलब राइट साइड पे आता है, तो राइट साइड में जाएगा। एप्पल हमारा लेफ्ट साइड पे आता है, बनाना के लेफ्ट साइड में आया। उसके बाद पियर हमारा पीच के राइट साइड में जाएगा। क्यों जाएगा, पीई ए तक तो सब कुछ सही है, सी पहले आता है, आर बाद में आता है, राइट साइड में आता है, इसलिए हमने इसको कहाँ लगाया है, राइट साइड पे लगाया है इसके। तो ऐसे ऐसे हम कंप्लीट ट्री को क्या कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें हाइट देखनी है, 0 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। हाइट हमारी कितनी आ गई, 4। उसमें इसने यही पूछा था। अब देखो, अब हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो जाती है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे ना, वो एल्गोरिथम से रिलेटेड थे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह ये था। अब हमारे जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो हमारे आ जाएंगे रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिकरेंस रिलेशन का नाम सुनते ही ना आधे बच्चों को ये हो जाता है कि भाई ये चीज क्या है। इसमें इसके सीधे सीधे फॉर्मूले होते हैं डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो वहां से ज्यादातर क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं, ठीक है। सॉरी, ये सिर्फ एक टर्म है जिससे हम इसकी प्रीसीडिंग टर्म्स निकालते हैं किसी भी एलिमेंट की, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर में स्पेशल मास्टर थ्योरम होता है, ज्यादातर सोल्व करने वाले उसी में आते हैं। हमें 3 कंडीशंस गिवन होती है, तो वो आगे मेंशन होगी। पहले हम वो टेबल देख लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए सोल्व करना। ये देखो, ये आ गया। जिन बच्चों के पास ये टेबल है, बहुत अच्छी बात है, प्लीज इसको याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आधी टेंशन खत्म हो जाएगी, सॉल्व करने का झंझट ही नहीं है। मैं तो इसी को याद करके जाती हूँ मोस्टली, क्योंकि पेपर इतना लेंथी आता है ना कंप्यूटर साइंस का, इसको सॉल्व करने का टाइम ही नहीं लगता हमें। अगर हमें बाकी कंसेप्ट हमारे अच्छे से हैं, उसको पूरा कर करा के पहुंचते हैं, तो सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ज्यादातर चीजें हमें अगर याद रहे तो बहुत अच्छा, नहीं रहे फिर तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट गिवन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी गिवन है उसकी, और रिकरेंस रिलेशन भी गिवन है, साथ में एल्गोरिथम का नाम लिखा हुआ है। यहाँ से 50 to 60% क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट हो जाते हैं सिर्फ डिवाइड एंड कॉन्कर। देखो इसमें ये जनरल होता है, ठीक है, बेसिक चीजें होती है इसके अंदर। अगर किसी एल्गोरिथम से रिलेटेड हटके कोई हमसे पूछा जाता है रिलेशन, तो उसको हम इन कंडीशंस के थ्रू क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम उसका उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं इनको सारे। सॉरी, हाईलाइट कर लेती हूँ सारी चीज साथ में। देखो सबसे पहले हमारा बाइनरी सर्च, ठीक है। तो बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होती है बिग O फॉर log n, ठीक है। ये रही हमारी log n। तो इसका tn, ये तो गिवन भी होगा, वैसे खुद भी लिख सकते हैं, हमारी ये है tn n/2 प्लस में O ऑफ 1, ठीक है। ये हमारी है सिंपल बाइनरी सर्च की। उसके बाद मर्ज सॉर्ट, तो मर्ज सॉर्ट की क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n, इसमें आ जाएगा हमारा, इससे डबल आ जाएगा सिर्फ। अब जैसे बाइनरी सर्च तो हमारा सिर्फ एक ही वो था कि हमें एक ही उसमें सर्च करनी है, किसी भी एलिमेंट को ट्रेवर्स करना है, तो ऑफ 1 टाइम आ गया, ठीक है। अब जैसे ये डबल हुआ तो 2, यहाँ पे मर्ज सॉर्ट का आते 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं,
हाफ लेफ्ट साइड हो जाता है, हाफ राइट साइड आता है एल्गोरिथम के अंदर जो होता है। तो वहां से हमारा कितना हो जाता है, नंबर ऑफ एन ट्रावर्स हो जाते हैं। बहुत बार हमें एक एक एलिमेंट को ढूंढने के लिए हर एक लाइन को क्या करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 2, यहाँ पे इंक्रीज होते ही एन आ जाएगा। क्विक सॉर्ट आ जाएगा। इसके दो है, एक वर्स्ट केस है और एक एवरेज केस है। तो एवरेज केस और मर्ज सॉर्ट की तो बिल्कुल सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन अगर उसमें वर्स्ट पूछा जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो, इनकी जब कॉम्प्लेक्सिटी सेम है तो इनका रिलेशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एवरेज केस अगर क्विक सॉर्ट का आ जाए, वैसे तो क्विक सॉर्ट में अगर एवरेज और वर्स्ट नहीं मेंशन है तो हम एवरेज वाला ही लेके चलते हैं। तो ये दोनों तो सेम हो गई। यहाँ पे देखो हमारा मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, तो एक तो हमारा कम हो गया, तो यहाँ से ये दोनों सेम हो गए। अब अगर वर्स्ट केस आ जाए ना इसका, तो Tn-1 आ जाएगा और बाकी सारा सेम रहेगा। एंड यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी किसकी कितनी आ जाएगी, इसकी n स्क्वायर की आ जाएगी। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का नाम आते ही तो अपने आप आ जाएगा यहाँ पे n स्क्वायर। अब देखो एक चीज नोट डाउन करना, मतलब मैं अपनी ट्रिक बताती हूँ, जुगाड़ कह सकते हैं जो भी। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ n थी, मतलब सिंपल n था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, मतलब अगर इसको लेके चलेंगे log n की वैल्यू मान लो 2 आ गया तो सिंपल 1 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। n ऑफ log n था, log n 1 लगा के चलो, n मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया, n आ गया। n स्क्वायर था, तो मतलब एक एक n को हम हटाते जाएंगे ना, तो उसका क्या होता जाएगा, यहाँ पे सेम वैल्यू बनती जाएगी। n log n आ गया। अब जैसे ही क्यूब आया तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 होके क्या हो गया, n स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, n स्क्वायर। और आगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन से ही पता चल जाता है, कई ज्यादा गुना हमारी वैल्यूज क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन में अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है। तो n/2 तो था ही, इसके साथ 8 ऑफ t हो गया। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ये आ जाएगा। अब फास्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गया तो इसमें 70 आ गया। ठीक है, इसमें मेंशन भी है स्ट्रेसन्स का फास्ट मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन। तो इन सब चीजों को याद ही करना पड़ेगा, ये नहीं है कि इनका कोई मेथड है इसको एक्सप्लेन करे सोल्व करे चीजें। ये टेबल काम को आसान करने के लिए दिया गया ताकि हम इनको याद कर ले और हम डायरेक्ट क्वेश्चन क्या कर सके, अटेम्प्ट कर सके। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON 2.81। ठीक है, एक ये करतूसबा जो भी है मल्टीप्लिकेशन, उसकी पॉइंट्स डेसिमल्स में गिवन है, बाकी सबकी n की पावर में n स्क्वायर और ऐसे गिवन है। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट दूसरे कलर से कर देती हूँ, ये वाला 2-3 बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, ग्रीन वाला, तो इसको अच्छे से याद करके जाना। अभी तक पावर्स में चल रही थी n/2 n/2 n/2, तो इसका आ गया n-1 2t प्लस में o ऑफ 1। तो ऐसे हम फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो इसका आ जाएगा 2t n/2 प्लस में। तो जिन भी बच्चों ने नहीं किया ना अभी तक, ये टेबल जरूर बना लो, क्योंकि सॉरी, ये टेबल बहुत हेल्पफुल रहता है। इसमें से अगर एक दो भी क्वेश्चन आ गए ना, हम डायरेक्ट इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हैं, हमारी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फिबोनाची सीरीज ये तो रिकर्सिव होता है। ठीक है, n-1 n-2 अप टू O1, तो ये तो सिंपल है। ठीक है, ये याद रखना, ये हमारा है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है 2n, और डायनामिक की रहेगी O ऑफ n। अब आ जाता है डिवाइड एंड कॉन्कर। इसमें हम ना मास्टर थ्योरम की यूज करते हैं। ठीक है, इसकी जो जनरल टर्म है, जनरल फॉर्मूला है, वो ये रहेगा, ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, जैसे log ऑफ बी ए। ठीक है, n की पावर log b a, यहाँ पे a जो यहाँ पे आएगा वो a की पावर a के साथ एक्सचेंज होगी। a की वैल्यू जैसे 1 2 3 n v कुछ भी दे सकते हैं, तो यहाँ से हम रिप्लेस कर देंगे। n बाय में b मतलब ये वाला b जो यहाँ पे गिवन है, b आ जाएगा। ठीक है, और n की पावर d हमें यहाँ पे कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी हमें पहले, तो वो पावर्स होती है 2 3 4 5 जो भी है, तो वो हमें यहाँ पे चेक करनी पड़ेंगी। इसकी सिर्फ अभी कंडीशंस बता रही हूँ, आगे क्वेश्चंस हम सॉल्व भी करेंगे इसको। ठीक है, इनकी वैल्यूज लेके, अगर हमारी पावर d की वैल्यू
लेस देन है log ऑफ b और a का, तो हम क्या करेंगे, o, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला o n की पावर log ऑफ b a। वही अगर d इक्वल टू log ऑफ b a है, ठीक है, इक्वल टू है उसके, तब आ जाएगी बिग ऑफ o n की पावर d log इनटू में n। अगर d बड़ा है log ऑफ a b से तो आ जाएगा हमारा o n की पावर d। ये तो सीधा सही है बिल्कुल, इसमें तो कोई है ही नहीं। ये हमारा ये कंडीशंस जो गिवन है वो सिर्फ इसके लिए चेंज होगी जो हम प्लस में लगा रहे हैं ना, ये वहां पे a और b की तो वैल्यू हम रख ही देंगे, n की हमारे पास जो रहेगी, तो ये सारी चीज हमारी आ जाएगी इसके अंदर। अब इनको हम क्वेश्चंस के थ्रू भी सॉल्व करेंगे, आगे एक तो मिल जाएगा, आज नहीं तो कल हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली वीडियो डिस्कस करेंगे, उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं से मिलेंगे, रिकरेंस एंड रिलेशन से। तो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो हमारा ये फॉर्मूला रहेगा। वैसे इस पे अभी तक आया नहीं है, फिर भी आ जाए तो क्या कह सकते हैं। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ओ एन स्क्वायर। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में जरूर लिख ले और उसको याद कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, अरेंज द फॉलोइंग प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमें प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को सोल्व करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले छोटी वैल्यू आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी। तो एक एक्सप्रेशन सोल्व करवा देती हूँ मैं, उसके बाद बाकी सारे खुद कर लेना। जैसे हमने क्या था, स्टैक पे जब तक हमारे पास ऑपरेटर नहीं आएगा ना, तब तक हम ऑपरेंड्स को क्या करते रहेंगे, स्टैक के ऊपर पुश करते रहेंगे, उसके ऊपर लेके आते रहेंगे। और जैसे ही वो आ जाएगा, कोई भी ऑपरेटर आ जाएगा, हम उसको क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे और उसके ऑपरेशन को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने ऐसे ही किया है, 3 2 4 हम पहले पुश करते रहे, उसको भी क्या हमने, लेकिन जैसे ही हमारे पास क्या आया, यहाँ तक ही लेके चलती मैं, ये आया, ठीक है। जैसे मेरे पास ऑपरेटर है तो मैंने क्या किया, इन दोनों को पॉप किया और इसके लिए अप्लाई कर दिया, तो मेरा क्या आ गया आंसर 2। अब 2 के बाद फिर मैंने 2 को पुश किया, फिर हमारा जैसे ही ऑपरेटर आया फिर मैंने क्या कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 2 कर दिया। उसके बाद माइनस आया, ये 4 आ गया, 4 और 3 अब 2 आ गए, फिर माइनस किया इन दोनों का, ये आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो हमारा 3 आ गया। तो ऐसे ही हमें हर एक में परफॉर्म करना है, और उसके बाद हमारे जो सॉल्यूशंस आएंगे उन्हें हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा 45 आ जाएगा। ओके अब हमारा आ जाता है, देखो अब हम एक टेबल करेंगे जिसमें हमें एवरेज, वर्स्ट, एवरेज वाली सारी, पहले मैं वही दिखा देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। देखो अब हमारा थर्ड टेबल आ जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, स्टेबल और इन प्लेस, ठीक है। इसको देखो, इसके बारे में बात करते हैं हम, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम ऊपर देख के आए हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये आ जाता है कि यहाँ पे सारी की सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गिवन है हमें, ठीक है। तो अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्टेबल और इन प्लेस आया हुआ है, ठीक है। तो स्टेबल क्या होता है, स्टेबल का मतलब होता है कि जो जिस ऑर्डर में हम इनपुट एलिमेंट को इंसर्ट करवाते हैं ना, जैसे हमारे पास सेम एलिमेंट आए हुए हैं, दो सेम एलिमेंट है 3 और 3, तो वो 3 3 का जो सीक्वेंस रहा है ना, पहले वाला 3 और दूसरे वाला 3 दोनों एक दूसरे से अलग है, वैल्यू इनकी कांस्टेंट वाली भले ही सेम है, लेकिन जो उनका टाइम है ना अराइजिंग का, आने का, एलिमेंट्स का एरे के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, वो क्या है हमारा डिफरेंट है। तो पहले वाला 3 दूसरे वाले 3 से क्या है, अलग है। ये नहीं है कि उन दोनों की वैल्यू सेम है, 3 3 है तो वो दोनों सेम है। तो उनकी जो वो स्पेस होता है ना, फिक्स रहता है, तो उसको हम चेंज नहीं करते, वो सेम रहेगा, उसको हम बोलते हैं स्टेबल। वो हमारी हो जाती है स्टेबिलिटी। मतलब है कि the order of input elements is unchanged except where change is required to satisfy the requirements, ठीक है। कि हम उन एलिमेंट्स की उसके प्लेस को क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, हम अलग नहीं कर सकते, वो हमारा होता है स्टेबल। वही अगर हम इन प्लेस की बात करें ना, तो इन प्लेस हमारा वो होता है कि हमें एक
एक्स्ट्रा स्पेस की जो जरूरत होती है बिग ऑफ 1 की, वो उसके प्लेस के ऊपर ही जरूरत होती है, ठीक है। बाद में हमें जरूरत नहीं पड़ती, हमें मेमोरी एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस की जरूरत जितनी होती है वो इन प्लेस उसी प्लेस पे होती है जहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, एलिमेंट्स का इनपुटिंग चल रही है, प्रोसेसिंग चल रही है, वो अपना एग्जीक्यूशन कर रहा है, तो वो हमारा आ जाता है इन प्लेस में। तो हर एक एल्गोरिथम का स्टेबिलिटी और इन प्लेस क्वेश्चन में पूछी जाती है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हम देखते ही आ रहे हैं क्वेश्चंस में, तो अभी स्टेबल और इन प्लेस वाला भी क्वेश्चन हमने ऊपर देख लिया, ठीक है। तो देखो ये रहा, इसने बोला है कि हमें सिलेक्टिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड सेल सॉर्ट। तो हमें ये बताना है इनमें से स्टेबल कौन है। तो देखो अब अरे ये अभी मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बता रही, इसमें से देख लो, सिलेक्शन सॉर्ट स्टेबल है नहीं है, ठीक है। हाइलाइटर ले लेती मैं, देखो सिलेक्शन सॉर्ट स्टेबल है, नो, एन का मतलब है नो, वाई का मतलब है यस, ठीक है। ये हो गया। अब बबल शॉट, पहले उसमें जो जो पूछे ना हम वो लिख लेते हैं। क्विक शॉट था, बबल शॉट था, बबल शॉट है यस, और क्विक शॉट है, क्विक शॉट नहीं है। उसके बाद पूछा है शेल शॉट शायद तक, ये रहा देखो शेल शॉट, तो शेल शॉट भी नहीं है। ये सारे उसने पूछे हुए हैं उसमें, ठीक है। तो अब ऑप्शंस में उसने जो नहीं है ना उनका भी नाम लिखा हुआ है। अब स्टेबल क्विक शॉट है नहीं है, तो ए ऑप्शन इसने इन दोनों में दे रखा है, तो क्विक शॉट तो है ही नहीं। बबल शॉट था हमारा, हाँ बबल शॉट तो था। बबल शॉट के क्या गिवन है, इंसर्शन शॉट, तो इंसर्शन शॉट क्या हमारा स्टेबल है, हाँ इंसर्शन शॉट भी है। उसके बाद क्या था एक और, मर्ज शॉट, मर्ज शॉट भी है। क्विक शॉट एंड हिप शॉट, सॉरी क्विक शॉट तो कैंसिल ही हो गया। शेल शॉट नहीं था हमारा, हाँ देखो शेल शॉट हमारा स्टेबल नहीं है यहाँ पे। और उसने क्या दे रखा ऑप्शन में, गिवन दे रखा है E, ये रहा। तो इसका आंसर आएगा बी एंड सी। हमारा जो स्टेबल है वो कौन कौन सा है, बी एंड सी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मर्ज सॉर्ट भी तो हमारा, डी भी तो आना चाहिए था उसके अंदर, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हुआ था, ड्रॉप हुआ था, क्योंकि इसने क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस दिए थे वो सही नहीं हुए थे। ये पीवाईक्यूज में, ये पीवाईक्यूज का क्वेश्चन नहीं है, तो ये यहाँ पे वो हुआ था हमारा, ड्रॉप हुआ था पेपर के अंदर, क्योंकि इसमें डी का ऑप्शन नहीं था हमारा जो कि स्टेबल है। सॉरी। तो ये टेबल दिख रहा होगा आपको, इसको अपनी नोटबुक पे जरूर नोट डाउन कर लेना। ओमे जो बेस्ट वाली रहेगी, एवरेज वाली रहेगी और वर्स्ट वाली रहेगी। वैसे तो मोस्टली वर्स्ट वाली ही पूछते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो या एवरेज वाली होती है थीटा वाली, बेस्ट वाली तो अब तक पूछी नहीं है। अगर कहीं पूछी होगी तो बेस्ट लिखा होगा, नहीं तो इनके सिंबल से भी पता चल जाता, ओमेगा से, थीटा से, बिग ओ से, ठीक है, कि इन्होंने कौन सी पूछी है। ऑप्शन में जो गिवन हो हम उसके हिसाब से क्या कर देते हैं, आंसर दे दे अपना। तो एक तरह से स्टेबल है, और सबसे लास्ट में इन प्लेस है कि सिलेक्शन शॉर्ट इन प्लेस होता है, यस नो यस नो, वाई का मतलब यस है, नो का मतलब नो है। तो ये सब आप एक बार वीडियो को देख के मतलब पॉज करके राइट डाउन कर देना, नहीं तो मैं इसकी पीडीएफ अटैच कर दूंगी इसके साथ में, आप वहां से ले लेना, ओके। अब इसके बाद ये काउंट शॉर्ट है, सेल शॉर्ट है, टिम शॉर्ट है, बाइनरी ट्री शॉर्ट है, एडिक शॉर्ट है। तो ये बहुत सारे एल्गोरिथम्स है, मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। अभी एक एक तो हमने अभी सॉल्व भी किया। अब आ गया हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू सॉल्व द नैपसैक प्रॉब्लम यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। अब हमें इसको ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। अभी तक हम करते आ रहे थे, ट्रू फॉल्स होना चाहिए, स्टेटमेंट्स को कर रहे थे, कॉलम मैच कर दी, कॉलम्स कर रहे थे, चीजों को अरेंज कर रहे थे। अब इसको क्या करना है, हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 3 आ जाएगा, ए सी डी ई बी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, डिफाइन द बेस केस व्हेन द कैपेसिटी इज 0 और नो आइटम्स आर लेफ्ट टू कंसीडर। उसके बाद करेंगे हम आइडेंटिफाई सब प्रॉब्लम्स, ठीक है, and then initialize the tables to store results of sub problem, then iterate through each item, बार बार जब तक उसका हर एक आइटम तक हम क्या नहीं कर जाएंगे, पहुंच नहीं जाएंगे, उसको आइटरेट ना कर लेंगे। और फिर कंप्यूट द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी ऑब्टेन, और फिर सबसे लास्ट में क्या कर लेंगे, हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू को कंप्यूट कर लेंगे उसके साथ, ठीक है। अब देखो फिर से आ गया। अब इसमें लिस्ट 1 में एल्गोरिथम्स के नाम दिए और यहाँ पे
प्रोबेबिलिटी गिवन है। डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ग्रीडी अप्रोच, फ्लाइवुड-वॉर्शल डायनामिक एल्गोरिथम, बेलमन-फोर्ड डायनामिक एल्गोरिथम, प्रिम्स एल्गोरिथम, ग्रीडी अप्रोच। तो ये सारे के सारे किसमें है, वही है। तो अब डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम क्या था हमारा, शॉर्टेस्ट पाथ था, लेकिन किसके अंदर सॉरी, सबसे पहला ऑप्शन हमारा फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ वर्टिसेस, जहाँ पे पेयर्स का नाम आ जाए तो वो क्या था, फ्लाइवुड-वॉर्शल एल्गोरिथम्स। तो बी का हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, 1। तो 3 और 4 तो वैसे कैंसिल हो गया, बी का 1 1 है हमारा, ठीक है। और डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट पाथ इन इन्वर्टेड ग्राफ विद नॉन नेगेटिव एज वेट्स, तो डिजिक्स्ट्रा का आ गया सेकंड पॉइंट। उसके बाद बेलमन्स फोर्ड एल्गोरिथम रह गया और प्रिज्म्स। तो शॉर्ट्स एल्गोरिथम बाय रिपीटेडली मूविंग देम पोस्ट नेबरिंग एलिमेंट्स दैट आर स्मॉलर, तो ये प्रिम्स एल्गोरिथम हो जाएगा। एंड बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम डिटरमाइन द स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन ए डायरेक्टरी, सी का फोर्थ हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन शायद सेकंड होगा, ये आ गया सेकंड, हमारा आंसर आ गया। तो ये सारे के सारे एल्गोरिथम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमने रिकरेंस वाला ऑर्डर किया था, ठीक है, अब आगे हमारी सारी की सारी गिवन होगी। इसमें ना एक और होता है, इसका ऑर्डर होता है कि ग्रोथ ऑफ रिलेशंस का एक वो हमें गिवन है, जैसे वैल्यू ऑफ 1 अंडर रूट n n स्क्वायर, ये वाला मैं मेंशन कर दूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में भूल की करना, अभी क्वेश्चन देख के मेरे को याद आ गया। तो इसके अंदर हम ये भी एक टेबल की तरह इसमें वैल्यूज गिवन है, उसको देखते ही हम आंसर आराम से याद आ जाएगा। सबसे पहले हमारी वैल्यू होती है n स्क्वायर, अगर इसको हम वैसे भी देखें तो तब भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखो पहले हाफ वैल्यू है ओ लॉग ऑफ n, +1 वाली हम अभी करके आए थे ना पीछे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है 1, ये कि उसमें था मर्ज सॉर्ट में भी था, क्विक सॉर्ट की एवरेज वैल्यू में भी था। उसके बाद Tn-1 वाला वर्स्ट केस किसका था, क्विक सॉर्ट का On। 2Tn/2 प्लस अंडर रूट n वाला नहीं था, तो ये हम मास्टर थ्योरम से सोल्व कर सकते हैं, तो इसलिए उसका क्या आएगा, On आएगा। तो ये AEDBC इसका क्या दे रखा है, सीक्वेंस गिवन है। इस क्वेश्चन को हम दोबारा करेंगे, ठीक है। ये एक वो है, इसका टेबल है, उसमें इसका लेवल गिवन है कि पहले कौन सी आएगी, सेकंड टर्म कौन सी आएगी, तो थर्ड टर्म कौन सी आएगी, वो डायरेक्ट है, वहां से इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, dash is a self-balancing banded search tree where the path from the root to the furthest leaf is no more than twice as long as the path from the root to nearest leaf। तो इसमें रेड ब्लैक ट्री आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये एवियल ट्री के तरह ही होता है, बैलेंसिंग ट्री होता है, बिल्कुल सेम होता है, बस इसका जो रूट लीफ से वो नो मोर देन उससे ट्वाइस नहीं होना चाहिए, और सबसे छोटे से छोटा पाथ होना चाहिए लीफ फ्रॉम द रूट टू एनी लीफ। एंड इसकी कुछ प्रॉपर्टी, मतलब ट्री रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली बैलेंस्ड। एंड इसमें कौन कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं, सिर्फ इंसर्शन, डिलीशन एंड लुक अप टू परफॉर्म्ड इन बिग ऑफ लॉग ऑफ n टाइम्स, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेशन ट्री हमारा क्या होता है, ये बैलेंस नहीं होता, हमारा गेम ट्री है, ठीक है। गेम्स में कितने पॉसिबल मूव्स है उसकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, गेम ट्री है, और ये भी सेल्फ बैलेंसिंग नहीं होता। और थ्रेडिड ट्री क्या होता है हमारा, जिसमें नल पॉइंटर्स आर मेड टू पॉइंट टू द इन ऑर्डर प्रीडिसेसर्स और सक्सेसर्स, मतलब हमें प्रीडिसेसर और सक्सेसर का मतलब पहले वाले या फिर बाद वाले लीफ नोड्स को या फिर नोड्स को चेक करना पड़ता है, वो हमारा थ्रेडेड ट्री होता है। तो ये भी बैलेंसिंग नहीं होता, हमें बैलेंसिंग वाला पूछा गया था, तो हमारा क्या गया था, रेड ब्लैक ट्री। अब देखो रिकरेंसिलिएशन हम टेबल करके आए, ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स दे देती सीधा सीधा, यहाँ से हो सकता है ना इसका मैच, 2Tn/2 प्लस n, कौन सा करके आए थे हम, ये शॉर्टिंग वाले में से दिखाओ, ठीक है, ऐसे। तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, प्लस n वाले में थीटा n log ये 3, ये देखो ये वाला a का 1 सॉरी, ठीक है। उसके बाद b का थर्ड आ जाएगा थीटा ऑफ n, c का आ जाएगा हमारा फोर्थ आ जाएगा o ऑफ n, d का हमारा आ जाएगा o n स्क्वायर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हमने उसमें से टेबल में से कर लिया है। जिन बच्चों को मास्टर थ्योरम करने का शौक होता है सीखने का, तो वो मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगी अलग से न्यूमेरिकल्स के साथ, सॉल्यूशंस के साथ, क्योंकि डायरेक्ट कंडीशन से हमें कोई भी चीज समझ नहीं आती है आसानी से, उसके लिए हमें प्रॉपर सॉल्यूशंस एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स के करने पड़ते हैं,
लेके आने पड़ते हैं और उसको एक एक चीज को हम सॉल्व करके दिखाएंगे ना, तब भी हमें समझ में आती है। नहीं तो कुछ बच्चों को तो ये भी समझ में नहीं आता कि log ऑफ a और b की वैल्यू हमने डायरेक्ट अगर उसके सॉल्यूशन में जैसे log ऑफ 2 और साथ में 10 लिखा हुआ है तो वहां पे हमने कोई भी वैल्यू कर दी, जैसे 10 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 10 आ गया, तो बहुत सारे बच्चे तो यही सोचते रहते हैं कि ये 10 वाली वैल्यू ये कहाँ से आई है सोल्व करके। तो इसलिए उसको बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। अगर वैसे तो मैं नहीं करके जाती मास्टर थ्योरम वाला, नहीं करवाती हुए टॉपिक, लेकिन फिर भी अगर किसी भी बच्चे को लगे कि नहीं मेरे को ही करके जाना है, ठीक है, मेरे से क्रैमिंग नहीं होती, मुझे हर एक सिचुएशन सॉल्व करने का ज्यादा कीड़ा रहता है, मेरा मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। मैं मास्टर थ्योरम के ऊपर एक अलग से क्लास बना दूंगी, सिर्फ मास्टर थ्योरम के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर हमारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच गाइस। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इसमें जितने भी टेबल्स है ना उनको कैसे भी करके लर्न करो, चाहे तो चार्ट पे चिपका के जहाँ पे बैठ के पढ़ते हो उसके सामने लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलेंगे यहाँ से। और अगर ये भी हो गया ना तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हमारे सारों के। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। राधे राधे। मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तो हैव ए नाइस डे और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।